हमने किया था, हम बजट लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी। जब हमारी बजट लाइन में, अब ये हमारी 5 क्वांटिटी के गुड्स की बजट लाइन हो गई। क्यू क्या हो गई? हमारी बजट डिवाइड इनकम डिवाइडेड बाय पीएक्स और इनकम डिवाइडेड बाय पीवाई, ये हमारी बजट लाइन बन गई आपकी। ठीक है। अब आपके पास बजट लाइन के अंदर दो चीजें होती हैं जो कि आपको प्राइस और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है। बजट लाइन दो तरीके से मूव कर सकते हैं। दिस इज माय सपोज माय ओरिजिनल बजट लाइन। ओके। एंड नाउ price decreases, so price of good X decreases. What will happen? You can buy more of good X. So my budget line will shift outwards. So when this shift is outward और उसके ऊपर हम indifference कर्व बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? प्राइस इफेक्ट। ठीक है। अब अगर हमारी बजट लाइन ओरिजिनल ये है और मेरी इनकम बढ़ जाती है तो my entire budget line will move outwards. So this becomes my income effect. क्लियर है? अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या आता है? प्राइस इफेक्ट। तो अब हम इनको उनको क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। इतना समझ में आया? किसी को डाउट यहाँ पे कोई? नाउ वी विल, yes, okay. So when we combine this, so this is known as price effect and substitution इफेक्ट के अंदर। और एक हमारा जो प्राइस इफेक्ट होता है वो क्या होता है हमारा? दैट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस माय इनकम इफेक्ट। अब इन दोनों को जब कंबाइन करना है तो देखिए कैसे हम कंबाइन करते हैं। सब, अब एक है इंडिविजुअल जो इस बजट लाइन पे था। ठीक है। विद दिस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। Okay. Now what is happening is that the price of commodity X decreases. So what will happen? He will be able to buy more of the goods. Of X like this. तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइस इफेक्ट। ठीक है। अब साथ ही क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की जब मैं बात करती हूँ तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम ये कहते हैं कि सपोजिटली एक इंडिविजुअल है और वो गुड्स खरीद रहे दो। इसको ऐसे समझो आप, जो कि 10-10 रुपीज के थे। तो पहले हम ये वाली लाइन पे थे। ठीक है। अब उसके गुड्स की क्या हो गई? प्राइस क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। एक गुड की 5 हो गया और एक गुड 10 है। तो अब वो उसको कितने टोटल रुपीज रिक्वायर्ड है गुड्स परचेज करने के लिए? क्वांटिटी वही 5 और 5। उसका टोटल बजट कितना हो गया? 75। 25 रुपीज उसके पास क्या बच गए? सरप्लस। तो वो उन 25 रुपीज से कुछ भी खरीद सकता है या फिर सब्सिट्यूट कर सकता है। कोई क्लास डाउट आ रहा है आप लोगों को?
हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर, व्हाट विल हैपन इज आई विल रिड्यूस माय बजट। तो जब मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि हमारा जब इनकम बढ़ती या घटती है तो हमारी लाइन कैसे शिफ्ट होती है, बजट लाइन पैरेलली बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। अगर मेरी इनकम डिक्रीज होगी तो मेरी बजट क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मेरी इनकम इंक्रीज होगी माय बजट लाइन विल शिफ्ट आउटवर्ड्स। यहाँ पे पहले मेरा बजट, पहले ये वाले गुड्स मेरे को कितने रुपए में आ रहे थे, 100 रुपीज में, अब कितने में आ रहे हैं, 75 में। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगी इसके पैरेलल। इसके पैरेलल एक लाइन क्या करूंगी, ड्रॉ करूंगी। तो इससे क्या हो रहा है आपका, देखिए पहले जौन सा ये इंडिविजुअल यहाँ पे था, प्राइस इफेक्ट के कारण ये कहाँ आ गया था, यहाँ, ठीक है, ओरिजिनली यहाँ था। Q2, यहां तक कोई डाउट किसी को, नहीं। फिर इसकी इसके जब इसने गुड सब्स्टिट्यूट किए और दूसरे गुड्स खरीदे तो ये यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और तो इसका ये लाइन एक और बन गई। तो जो ये गुड्स हमारे इसने जो रिप्लेस किए गुड्स, उसके कारण जो चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में, उसको हम क्या कहेंगे आपका, तो दिस पोर्शन जो हमारा इनकम के चेंज, यहाँ पे जब बजट लाइन यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ पे हम शिफ्ट हुए, तो ये हमारा क्या बन गया, इनकम इफेक्ट। और ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ये टोटल हमारा क्या है, प्राइस इफेक्ट। क्लियर हुआ किस तरीके से बन रहा है, एनी डाउट। तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट के बारे में करना है। एक बार और इसको देख लेते हैं, आ जाइए। सपोजिटली हमारे पास क्या थे, सबसे पहले तो देखिए कि किसी भी नॉर्मल क्वांटिटी के केस में प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट क्या होगा। प्राइस इफेक्ट, आप एक एक्स, आप वाई और एक्स कॉम्बिनेशन में गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, एक्स की प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो कमोडिटी कंज्यूम्ड ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये क्यू एक्स था, ये क्यू आई था। तो आपका जो गिवन बजट है उसमें क्यू एक्स क्या आ जाएगा, आपका ज्यादा। तो बजट लाइन आपकी शिफ्ट हो गई। अब बजट लाइन के साथ पहले हमने किया था कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है दैट इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। तो यहाँ पे जो मेरा बजट लाइन का इंडिफरेंस कर्व था दैट इज शिफ्ट आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ वो शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो गया, प्राइस इफेक्ट, ठीक है। अब मैंने आपको साथ साथ ही ये बताया कि जब किसी भी इंडिविजुअल की इनकम चेंज होती है, पहले वो क्यू एक्स, क्यू वाई और क्यू एक्स के था, हम कहते हैं कि इनकम क्या हो गई उसकी, इंक्रीज हो गई। अगर इनकम इंक्रीज हुई, पहले 100 रुपए था उसका, अब उसका 200 रुपए बजट हो गया, तो बजट लाइन ऑटोमेटिकली आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर इनकम डिक्रीज होती है, पहले उसका 100 इनकम थी, अब 50 आ गई, तो बजट लाइन ऑटोमेटिकली अंदर क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो हमारा इफेक्ट होता है इसको क्या कहते हैं, हमारा इनकम इफेक्ट, इनकम कंजम्पशन कर्व। और इसको कहते हैं हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके कहते हैं कि हमारे साथ के साथ एक इंडिविजुअल गुड्स भी क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अब जब गुड सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो एक, देखिए सबसे पहले तो हमने कहा कि एक प्राइस इफेक्ट प्लस इनकम, वो कहते हैं कि प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाओ इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं अगर हम।
तो नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, नॉर्मल गुड्स की अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज, तो कंजम्पशन इंक्रीज हो गई। ठीक है। अब हमने कहा कि लेट्स सपोज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखना चाहते हैं हम कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के होने से व्हाट हैपेंस। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में मैंने कहा कि एक कमोडिटी की प्राइस घट गई है एक्स की टू 5, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, तो वो बाकी जो बचे हुए पैसे उसे कोई और गुड खरीदेगा सब, पर इसकी क्वांटिटी को वो रहने देता है सेम, और 5 ही खरीदता है वो। तो इसको कितने टोटल पैसे चाहिए, 25 रुपए इनको खरीदने के लिए, और जो पहले खरीदा था 25 इंटू 5 इंटू 10 दो 50, तो टोटल उसको चाहिए 75 रुपीज। अब उसका टोटल बजट क्या हो गया, 100 से डिक्रीज हो गया 75 आ गया। तो हम अंदर को एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू माय ओरिजिनल बजट लाइन, और वहां पे ही मैं अपना एक नया इंडिफरेंस कर्व भी क्या कर देती हूँ, ड्रॉ। तो ये हमारा एक तरह से क्या बन जाता है कि जब मैंने, सॉरी ये यहाँ आ जाएगा, ये रब कर ले, ये लाइन रब कर देना। हाँ जी, तो यहाँ पे ये आ गया। तो ये हमारा क्या दिखाता है कि यहाँ पे ये क्या हुआ, वो ओरिजिनली किस बजट लाइन पे था, इस बजट लाइन पे था, ठीक है। अब बजट लाइन पे होने से, प्राइस डिक्रीज होने से उसने गुड को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब आपकी टोटल बजट में चेंज आया, ऊपर नीचे मूव किया, तो उससे जो आपकी इनकम, जो आपकी कंजम्पशन में चेंज हुआ, उसको कहा जाता है इनकम इफेक्ट। और जो ओवरऑल ये था कि गुड्स आप पहले ये कंज्यूम कर रहे थे फिर ये कंज्यूम किया, ये क्या था आपका प्राइस इफेक्ट। तो इसका मतलब Q1 Q2 Q3, तो इनकम प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये क्लियर है सबको, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ जी, इज एवरीबॉडी लिसनिंग टू मी? बेटा चैट बॉक्स में येस और नो लिख सकते हैं आप लोग। ये वाला क्लियर हो गया पोर्शन? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये वाला आपका इसी तरीके से आप इसको इनकम इफेक्ट को एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, ये इनकम इफेक्ट वाला पोर्शन क्लियर हो गया आपको। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रोडक्शन इफेक्ट। प्रोडक्शन, जब मैं प्रोडक्शन की बात करी थी तो प्रोडक्शन में हमने क्या कहा था कि वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट, जब मैं प्रोडक्शन की, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास दो तरह की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, ठीक, प्रोडक्शन होती है। तो हम इसको किसके टर्म्स में बात करते हैं, एवरेज प्रोडक्टिविटी के हुए। तो यहाँ पे आपके पास टोटल प्रोडक्ट होता है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। एवरेज प्रोडक्ट होता है हमारा, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक, लेबर एम्प्लॉयड, टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लेबर प्रोडक्टिविटी। और फिर हमारे पास होती है एमपी, मार्जिनल
प्रोडक्ट, जिसको क्या कहते हैं, चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर लेबर। तो इससे रिलेटेड हमारा लॉ कौन सा होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर अब आपको ध्यान हो तो मैंने आपको ये बताया था कि ये लॉ और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ऑलमोस्ट सेम है, और इसी के साथ हमारा आते हैं आइसोक्वांट्स, या क्या आते हैं, आइसोक्वांट्स। आइसोक्वांट्स क्या होते हैं, हमारे पास दो तरह के लॉज होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। जब मैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रही हूँ, व्हाट इज हैपनिंग इन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, कौन सा लॉन्ग रन का होता है और कौन सा शॉर्ट रन का होता है, दिस इज शॉर्ट रन, दिस इज लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है कि हमारे ओनली वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड, और यहाँ पे बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कैन बी चेंज्ड। ओके, तो ये हमारा लॉ ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे पास। अब जब भी ये लॉ ऑफ प्रोडक्शन हमने करने हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको आ सकता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिस्कस कीजिए, कब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल है, व्हाट आर द फैक्ट, क्या कहते हैं, व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस एप्लीकेबल टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो आप इस तरीके से इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इन डिटेल भी करवा रखा है, मैं आपको यहाँ पे इसका डायग्राम बना के समझा देती हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या कहता था कि एज द प्रोडक्शन goes on increasing, as the we keep on employing more and more unit of labor। देखिए, जब भी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, ठीक है, रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लेबर के के एस्पेक्ट में हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जब मेरे वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होंगे तो मेरी प्रोडक्टिविटी में कैसे चेंज आएगा। ठीक है, और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या कहता है कि जब मैं लॉन्ग रन में अपने फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों को चेंज करता हूं, हाउ माय प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर। अब लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है, जब आपने कहा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं जब हम लोग, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मैं ये कहती हूँ कि जब मैंने लेबर लगानी शुरू की, पहले मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन इट बिकम्स कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, टोटल प्रोडक्टिविटी का ग्राफ। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, टोटल प्रोडक्टिविटी का ग्राफ। नेक्स्ट, आगे हमारे पास क्या आता है, इसके साथ ही हमारे पास क्या होते हैं, एवरेज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एपी, इस तरीके से, और फिर हमारा बनता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी पहले इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, जब मैक्सिमम होता है फिर उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू होती है और फिर नेगेटिव आ जाती है। तो इस तरीके से ये हमारे 3 स्टेजेस के अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस।
अब इसी तरीके से हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में थ्री टाइप्स होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न्स। अब हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स का क्या मतलब होता है? हाँ जी, इधर आ जाइए अब आप। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सबसे पहले तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पहले ये देख लेते हैं। रिटर्न्स टू स्केल, ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहता है कि लॉन्ग रन में अ फर्म कैन चेंज इट्स बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारी तीन एस्पेक्ट्स हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न्स। और इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आइसो क्वांट्स, विद द हेल्प ऑफ आइसो क्वांट्स, जो कि क्या शो करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ two inputs employed, that is labor and capital, for a given level of productivity। ठीक है, तो हम इसको किससे शो करते हैं? आइसो क्वांट्स की हेल्प से। तो ये आपका क्या होता है? आइसो क्वांट्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, आपके ये क्या दिखाता है हमें? गुड्स दिखाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जब कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहे थे, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स में हमारे पास सपोजली तीन कॉम्बिनेशन है, ए बी एंड सी, जिसमें मैंने इनपुट एम्प्लॉय की 1 लेबर और 1 कैपिटल यूनिट की, और आउटपुट मेरी आई 100। जब मैंने इसको डबल किया तो मेरी आउटपुट कितनी होनी चाहिए थी? डबल, बट मेरी आउटपुट हो जाती है 300। जब मैंने इसको 3 टाइम्स किया तो मेरी आउटपुट 3 टाइम्स होनी चाहिए थी, तो मेरी आउटपुट हो जाती है 600। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे मैं अपनी क्या इनपुट्स को इंक्रीज करता जा रहा हूं, मेरी आउटपुट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और इसको शो कैसे करते हैं? थ्रू ग्राफ। Iq is equal to 600, 300 और 100। और इस तरीके से प्रोडक्टिविटी आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब एट द सेम टाइम जब मैं कांस्टेंट की बात कर रही हूँ, तो सेम हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन है, 1L प्लस 1K, तो इसमें क्या होगा? 100। 2L प्लस 2K, इसमें क्या हुआ? 200। 3L प्लस 3K, और इसमें भी क्या हुआ? 300। कि जितने मैंने अपनी लेबर जितने टाइम्स बढ़ाई, उतने टाइम्स ही मेरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो आप इनको इक्विडिस्टेंट बना लें, 100, 200 और 300। ठीक है बच्चे, फिर आपके पास डिक्रीजिंग, जैसे नाम से जस्ट करा, डिक्रीजिंग, ए बी सी, सेम, 1L प्लस 1K, 2L प्लस 2K, 3L प्लस 3K। तो ये आपका क्या हुआ यहाँ पे? 100, 150 और 250।
तो इस तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हुई। So this is decreasing returns, this is constant returns, and this is my increasing returns to scale. क्लियर है यहां तक? ये आपके जो दो लॉज हैं आपको किसके अंदर करने हैं? अपने प्रोडक्शन वाले यूनिट के अंदर। एनी डाउट्स? हाँ जी क्लास, यहां तक क्लियर है सबको? आगे चले, क्योंकि अब इसके बाद मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर्स रिवाइज करवाने लगी हूं। Shall I start with market structures? शिवानी, एनी डाउट बेटा? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे मार्केट स्ट्रक्चर्स का टॉपिक। अब हमारे को पूरा 1 घंटा जो नेक्स्ट 1 आवर है वो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर्स में लगेगा। तो हाँ जी, मार्केट स्ट्रक्चर्स। जब हम मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे तो हमने क्या किया था, अपनी मार्केट को 4 मार्केट्स में डिवाइड किया था। पहले तो 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस है हमारे पास। कौन सी? परफेक्ट कंपटीशन की और इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, what is happening in now perfect and imperfect competition? For imperfect competition में further we have 3 classifications, जिसमें से first is my monopolistic, second is my monopoly, we can say oligopoly, second is my oligopoly, and third is my monopoly. क्लियर है? अब जैसे जैसे ओलिगोपोली, अब जैसे जैसे हम इस लाइन से इधर मूव करते रहते हैं, हमारी मार्केट पावर क्या है? इंक्रीज होती चली जाती है सेल इसके अंदर। हाँ जी, मार्केट पावर क्या है हमारी? इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, जब मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रही हूँ, परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स होते हैं? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड sellers. There are large number of buyers and sellers. ठीक है, selling what? Identical goods. और मोनोपोलिस्टिक में क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं हमारे पास, बट सेलिंग यूनिक और डिफरेंशिएटेड गुड्स। ठीक है, फिर हमारे पास ओलिगोपोली होती है जिसमें हमारे पास फ्यू सेलर्स हैं। ठीक है, और मोनोपोली होती है जिसमें हमारे पास क्या है? ओनली 1 सेलर है। ठीक है, फिर क्या होती है? मोनोपोली होती है जिसमें ओनली 1 सेलर है। यहाँ पे भी होमोजेनस भी हो सकते हैं गुड्स, डिफरेंशिएटेड, यूनिक, हैविंग डिफरेंट फीचर्स।
मार्केटिंग के बेसिस पे फर्म्स अपने आप को डिफरेंशिएट करती हैं, और यहाँ पे तो वन सेलर है, एक तरह का गुड्स और सर्विसेज बेच रहा है। जब आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है तो फर्म इज माय प्राइस टेकर। यहाँ पे मेकर, यहाँ भी मेकर, और एंड में तो मेकर होती ही है। ठीक है, तो ये हमारे चार, और एक रह गया एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, यहाँ पे भी एंट्री, इजी एंट्री एंड एग्जिट कह सकते हो आप लोग, एग्जिट। अब ओलिगोपोली और मोनोपोली के अंदर डिफिकल्ट टू एंटर एंड एग्जिट, डिफिकल्ट टू एंटर एंड एग्जिट। ठीक है, डिफिकल्ट टू एंटर एंड एग्जिट। अब यहाँ पे जब मैंने कहा डिफिकल्ट टू एंटर एंड एग्जिट की बात हो रही है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है प्राइस डिटर, ये फीचर समझ में आ गए। नेक्स्ट आता है हमारे को प्राइस डिटरमिनेशन। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, लेट्स डिस्कस प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अभी मैंने परफेक्ट कंपटीशन में क्या बोला था कि फर्म इज अ प्राइस टेकर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक दो ग्राफ्स बनाती हूँ, इंडस्ट्री का और मेरा फर्म का। इंडस्ट्री क्या है, डिमांड है और सप्लाई है। जहां पे डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करती है, इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है जिस प्राइस पे, वही हर फर्म क्या ले लेगी, प्राइस को पिक कर लेगी। दिस इज माय पी, दिस इज माय पी। फर्म ने क्या कर लिया, प्राइस को पिक कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से फर्म इज अ प्राइस टेकर। ठीक है, फर्म इज माय प्राइस टेकर। तो अब हमारे पास आगे चलते हैं हम, बाकी सारी चीजें तो आपको ना मैं एक शेड्यूल बनाकर दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे आई विल लाइक टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल। ठीक है, पी क्यू टी आर एम आर और ए आर। पी हमारी है, प्राइस क्या हो गई, फिक्स हो गई। फॉर एनी क्वांटिटी फर्म कैन सेल द प्रोडक्ट्स एट ₹10 ओनली। क्वांटिटी चाहे वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, फोर है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, 10 इंटू 0, 0, 10, 20, 30, 40। व्हाट इज माय मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला, TRN - TRN-1 डिवाइडेड बाय QN - QN-1। तो 10 माइनस 0 और 0, 10, 1 माइनस 0, 1। तो यहाँ पे MR, यहाँ नील, यहाँ 10। यहाँ पे 20 माइनस 10, 10, और 2 माइनस 1, 1, 10, 10।
10 और एवरेज रेवेन्यू क्या रहेगा? TR बाय Q. So 10 divided by 1. 10, 10, 10 and 10. क्लियर है? तो यहां से आपके पास क्या निकल कर आया कि ये क्या था मेरा? P. Price is equal to MR is equal to AR. Price is equal to MR is equal to AR. So firm क्या करेगी? Firm is a price maker. ठीक है, इस क्वांटिटी पे गुड बेचेगी और इस पे MR इज इक्वल टू क्या है आपका? AR. Q. क्या है आपका? MR इज इक्वल टू Q. ये क्लियर हो गया कि हाउ MR इज इक्वल टू Q? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? एनी डाउट्स? इज एवरीबॉडी लिसनिंग? सो अब हमारे को इसके बाद करना है प्राइस डिटर्मिनेशन. प्राइस डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट रन. ठीक है, जब हम प्राइस डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट रन कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन? हमने क्या कहा था? फर्म इज अ प्राइस टेकर. और यहाँ पे हम कितने तरह के ग्राफ बना सकते हैं? 4. कोई भी फर्म है, सपोजली आपको इसका एग्जांपल मैं हमेशा देती थी क्लास के अंदर भी, वेजिटेबल्स का, वेजिटेबल वेंडर का, फ्रूट सेलर का. ये किसके हैं? हमारे परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल्स हैं. फ्रूट सेलर हो गया आपका, है ना? तो ये प्राइस टेकर थे, तो इनका पहला प्राइस कर्व क्या हो गया? ये AR इक्वल टू MR. अब हमने इसके साथ मर्ज क्या करना है? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. हम सपोज करते हैं और क्लास सॉरी कि अभी थोड़े से ही हमारी फर्म्स हैं और दे आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स. तो ये मेरा AC है और ये मेरा MC है. तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की 2 कंडीशंस क्या थी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशंस that MR should be equal to MC and MC cuts MR from below. Clear? MC cuts MR from below. यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम कहां से हो गया? MR is equal to MC at this point. ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा? E. इसके कॉरेस्पॉन्डेंट उसने क्या कर दी? क्वांटिटी बेची. ये कॉस्ट पे यहाँ कट कर रहे, तो ये क्या हो गया? इसकी C. तो ये फर्म ने क्या या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया. क्लियर है? अब क्या हुआ? शॉर्ट रन के अंदर इस फर्म को देख के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे, 4 सिचुएशंस हो सकती हैं. दूसरा अब क्या हुआ?
ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी, इसको देख के और फर्म्स क्या कर गई, एंटर कर गई, तो इसके प्रॉफिट्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, और व्हाट हैज दे कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये लाइन कहाँ हो गई, ऊपर शिफ्ट, ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी, यहाँ पे आया आपका एम सी, यहाँ आया आपका ए सी, और ये आपका बन गया पी ऑब्लिक क्यू। तो दिस इज माय नॉर्मल प्रॉफिट। अब और भी फर्म्स एंटर कर जाती हैं, तो और फर्म्स एंटर करती हैं, तो जो फर्म्स एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रॉफिट्स अर्न कर रही थी, कुछ फर्म्स उसमें से लॉस अर्न करने लग जाती, कुछ जो नई फर्म्स आई तो दे स्टार्टेड हैविंग लॉसेस। तो जब लॉस हुआ तो व्हाट इज हैपनिंग, एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया, एमसी भी शिफ्ट हुआ, और इक्विलिब्रियम कहाँ आया आपका, एम आर इज इक्वल टू एम सी पे, सॉरी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ है, एम आर इक्वल टू ए आर इक्वल टू पी, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है ई। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस। अब एक सिचुएशन आती है कि इसमें से और भी फर्म्स क्या कर जाती हैं, एग्जिट कर जाती हैं। क्यों, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू सस्टेन। और फर्म एग्जिट कब करती है, जब हाँ जी। तो अब क्या हुआ कि जो कुछ फर्म्स थी हमारी, वो अपने प्रॉफिट्स भी नहीं अर्न कर पा रही थी, और अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर कर पा रही, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रही। तो फर्म्स को क्या करना पड़ता है, शट डाउन। क्यों, क्योंकि कभी भी कोई फर्म क्या लेबर को बेले बैठ के खाना खिला सैलरीज देगी, इलेक्ट्रिसिटी देगी, उसको पता है कि उसका काम नहीं चल रहा, तो व्हाट विल इट से, इट विल से नो, आई विल नॉट ऑपरेट। तो शट डाउन के लिए हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मेरा वही ए आर इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी ए सी एम सी और ए वी सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, शट डाउन। तो हमारा इक्विलिब्रियम यही रहा, ये मेरी क्या पड़ गई मुझे, कॉस्ट, और ये मेरी प्राइस, और यहाँ मुझे क्या करना पड़ रहा है, फर्म का शट डाउन। क्लियर है ये सबको। अब बात आती है परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन, व्हाट इज हैपनिंग इन द लॉन्ग रन नाउ। हमने क्या डिस्कस किया था, फर्म इज अ प्राइस टेकर,
इंडस्ट्री है, फर्म है, उस प्राइस को टेकअप करेगी और सारी की सारी फर्म्स क्या करेंगी, नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेंगी। LAC और LMC Q1 और P। अब इसको भी फिनोमेना को अगर आप और बेटर एक्सटेंड करके करना चाहते हैं तो इस तरीके से ग्राफ्स में आप थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग के, ये आपका पहले फर्म था, नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही थी, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही थी। इनको देख के और फर्म्स क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, फॉर्म से अट्रैक्ट हुई तो सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जब सप्लाई इंक्रीज हुई तो मेरा सप्लाई कर्व क्या हो गया, बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आपका प्राइस कर्व क्या आ गया, थोड़ा सा नीचे आ गया यहाँ, और फर्म क्या अर्न करने लग गई, नॉर्मल प्रॉफिट्स। इस तरीके से भी आप ग्राफ्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है क्लास, क्लियर है? दिस इज अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब नेक्स्ट आता है अंडर मोनोपोली। व्हाट इज हैपनिंग इन मोनोपोली? फर्म है, तीनों सिचुएशन शॉर्ट रन में तीनों हो सकती हैं। तो इसमें भी तीनों सिचुएशंस हो सकती है कि मोनोपोलिस्ट क्या कर सकता है, हमारा। अच्छा पहले तो ये बताइए कि जो मोनोपोलिस्ट का AR MR कर्व होता है वो क्या होता है, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग और थोड़ा सा स्टीप रहता है। क्यों? क्योंकि क्यों स्टीप रहता है, एनीबडी? एनी डाउट्स, एनीबडी हैज एनी डाउट्स? कोई डाउट नहीं है, कोई पढ़कर नहीं आया आज, है ना? किसी ने कोई रिवीजन की है? हाँ जी क्लास, किसी ने कोई रिवीजन की है कि नहीं? नो रिप्लाईज, नो रिवीजन, दैट मीन्स चलो ठीक है। तो अब फर्म क्या है, शॉर्ट रन के अंदर है, तो शॉर्ट रन के अंदर फर्म्स क्या कर सकती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस। उसी तरीके से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, देखते हैं डिटेल में।
क्योंकि मोनोपोली है, तो मोनोपोली के अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा होती है कि कम होती है? इलास्टिसिटी क्या होती है? कम होती है। है? क्या हुआ? किस? हाँ जी क्लास। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? मोनोपोली का ए आर कर्व। ए आर कर्व इज इक्वल टू पी, और एम आर फॉल्स टॉइज द ए आर। तो यहाँ हमारा क्या आएगा? एम आर कर्व। ए और एम सी। तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ हो गया? यहाँ। So this is my C and this is my P. क्लियर? तो ये फर्म क्या अर्न कर रही है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, अब वो क्या अर्न कर सकती है? सिचुएशन हो सकती है नॉर्मल प्रॉफिट्स की। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स की कैसे बनेगी? हरे ए आर एम आर सी ऑब्लिक पी। ठीक है जी। और थर्ड हमारा कौन सा ग्राफ है? लॉस का। ए सी एम सी। ये हमारा एम आर, और यहाँ पे पी और सी। ये हो गया लॉस का। अब फर्म कहाँ तक ऑपरेट करेगी? मिनिमम लॉस तक। अगर मैं यहाँ पे मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी क्या कर दूं? रिड्यूस कर दूं। यहाँ तक तो फर्म क्या करेगी? ऑपरेट करे। बट इसके बियॉन्ड, और अगर इसको लॉस हो जाता है, मतलब इसके अगर मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ ऊपर पहुंच जाता है और फर्म बिल्कुल भी कवर नहीं कर पा रहे, तो फर्म्स क्या कर देंगी? शट डाउन। So this is shardation. Excuse me, ma'am. जी बेटा। Ma'am, your screen is हाँ paused. जी। Ma'am, your screen is paused. क्यों? हाँ।
शुभांगी अभी हुई ठीक? No, ma'am, it is showing MC and AC curve only. Yes, ma'am, now it's okay. ओके चलो। यस, आपने वो देखा अभी? मैंने भी मोनोपोली के डिस्कस किए थे सारे, वो हो गए क्लियर? कि डाउट है कोई उसमें? हाँ जी, क्लियर है? Yes, ma'am. शुभांगी ठीक है। अब हमारे पास लास्ट के दो रह गए, ओलिगोपोली और, अब मैंने आपको जब क्लास में कराया था तो मोनोपोली में मैंने आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कराया था सच, ध्यान है आपको? 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और, अब मैं आपको करा देती, फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री और सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। किसी को ध्यान है? नाउ एवरीबॉडी, लास्ट हाफ एन आवर इज लेफ्ट, सो एनीबॉडी हैज एनी डाउट? कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आपको पूछना है? क्लास बोलो तो सही। चलो फिर मैं आगे कराती हूँ, ठीक है? हाँ जी। अब आ जाओ। अच्छा, लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग रन में मोनोपोली में क्या होता है सच? इन लॉन्ग रन मोनोपोली व्हाट इज हैपनिंग? फर्म विल अर्न ओनली एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि एक ही फर्म है और वो क्या अर्न करती है? एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। तो फर्म्स यहाँ पे क्या अर्न करती हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे हमारे पास मोनोपोली के अंदर एक एडिशनल आगे से आ जाता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो 3 तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री में फर्म क्या करती है? एक मैक्सिमम रेट फिक्स कर देती है और सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस फर्म एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है? सेकेंड डिग्री के अंदर क्या होता है? फर्म्स क्या करती हैं? ब्लॉक्स के अंदर प्राइसिंग चार्ज करती हैं, ठीक है? और थर्ड डिग्री में इंसान को देख के क्या करेगी? जैसे एक डॉक्टर है, लॉयर है, वो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द पीपल्स पेइंग कैपेसिटी वो क्या करेंगे? आपसे फीस चार्ज कर लेंगे। तो इस और फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि फर्स्ट डिग्री में इंटायर सरप्लस इज बीइंग टेकन अवे। वो देखते हैं कि भी कितनी पेइंग कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस क्या कर लेता है? चार्ज कर लेता है मोनोपोलिस्ट, क्योंकि मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर। सेकेंड डिग्री के अंदर जैसे नहीं होता
कि पीक आवर प्राइसिंग हो गई आपकी, या फिर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, मतलब क्या आप सेम प्रोडक्ट लाइन के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइस आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे, जैसे पहले जमाने में ट्रंक कॉल होती थी, तो आफ्टर 9 वो आपको सस्ती पड़ती थी। एसटीडी कॉल्स रात को नाइट टाइम पे आपको वो हाफ रेट पे होती थी। तो ये क्या है, क्योंकि वो ऑफ पीक है, ठीक है? ऐसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे फैक्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा महंगी पड़ेगी, ठीक है, और नॉर्मल कंज्यूमर को फैक्ट्री क्या पड़ेगी, चीप पड़ेगी। एक सेकंड क्लास होल्ड करना। हाँ जी क्लास, सॉरी। अब अपने पास आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं हम अपना डिस्कस, दैट इज मोनोपोलिस्टिक, फिर लास्ट में ओलिगोपोली कर लेंगे। मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली बहुत सेम होते हैं हमारे, बस मोनोपोलिस्टिक लॉन्ग रन में क्या अर्न करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स, और मोनोपोली क्या अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है? और मोनोपोलिस्टिक के सारे ग्राफ्स ऐसे बनेंगे, बट जो लाइन रहेगी उसमें इलास्टिसिटी क्या रहेगी, एआरएमआर कर्व में ज्यादा। क्योंकि मोनोपोलिस्टिक के अंदर लोगों के पास ऑप्शंस क्या है, बहुत ज्यादा होती है चेंज करने की। तो अगर किसी को भी ऑप्शन ज्यादा होंगी चेंज करने की, तो डिमांड प्राइस के चेंज होने से क्या होगी, इजीली चेंज हो जाएगी। और जब डिमांड प्राइस के चेंज होने से इजीली चेंज हो जाएगी, तो इलास्टिसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अब हम बनाएंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का कर्व, नॉर्मल प्रॉफिट्स का कर्व, ये शॉर्ट रन के कर्व्स हैं हमारे, ठीक है? और हमारा लॉस का कर्व, और एक हम बनाएंगे शट डाउन का कर्व। ठीक है, एक हमारा क्या बन गया, नॉर्मल प्रॉफिट का।
AC, MC, ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स और एक हमारा लॉस का। और ये हमारा जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फर्म कवर नहीं कर पा रही, तो फर्म क्या कर देगी, शट डाउन। ये हमारा AR MR कर्व क्लियर है। और लॉन्ग रन का कर्व कैसे बनेगा उसका, लॉन्ग रन में क्या करेगा, मोनोपोलिस्टिक नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेगा। क्लियर है सबको, एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट? हाँ जी क्लास, सुन रहे हैं सब लोग? अब लास्ट हम बनाते हैं ओलिगोपोली का ग्राफ, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन इन ओलिगोपोली इज, ओलिगोपोली क्या होता है, व्हाट इज ओलिगोपोली? जहां पे देयर आर फ्यू सेलर्स selling unique differentiated goods, ठीक है, और difficult entry and exit, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर ना दो मार्केट स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट मिक्स से हो जाते हैं। इसका हम बनाते हैं किंग शेप्ड कर्व। ओलिगोपोली में क्या होता है, किंग शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। किसने दिया था ये, किंग्ड डिमांड कर्व होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि हमने हमारे पास जो ऊपर वाला होगा वो मोर इलास्टिक होगा इस तरीके से, और नीचे वाला पोर्शन हमारा लेस इलास्टिक बनेगा इस तरीके से। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपका क्या आ जाएगा, AR कर्व, और नीचे क्या आएगा आपका, MR कर्व। दिस इज माय AR एंड दिस इज माय MR कर्व, ठीक है। और यहां से हमारी क्या कट करती है, MC। तो ये जो ओलिगोपोली होती है, इसके अंदर एक नेवर एंडिंग प्राइस वॉर होता है। ये मैंने आपको पहले भी एक बारी जब हम नॉर्मल क्लास ले रहे थे, तो इसका ओलिगोपोली का इस तरीके से प्राइस डिटर्मिनेशन होता है किंग शेप के अंदर। ओलिगोपोलीज कभी भी प्राइस वॉर नहीं करती हैं, क्यों, क्योंकि अगर ओलिगोपोलीज अपनी प्राइस को डिक्रीज करती जाएंगी, सपोजिटली टू फर्म्स हैं A और B, ठीक है, उन्होंने ये A ने ये वाली प्राइस फिक्स करी है, B कहती है मैं प्राइस रिड्यूस करती हूँ,
तो फिर ए को भी रिड्यूस करनी पड़ेगी, फिर बी और रिड्यूस करेगी, फिर ए और रिड्यूस करेगी, फिर बी और रिड्यूस करेगी, फिर ए और रिड्यूस करेगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस होती चली जाएगी वैसे वैसे फर्म को क्या होना शुरू हो जाएगा, लॉस। और फर्म लॉस कर रही है तो और कंज्यूमर को क्या होगा, गेन। तो फर्म जैसा चाहेंगी नहीं, तो इसीलिए फर्म्स क्या करती हैं, इसके अंदर नॉन प्राइस वॉर होती है। तो फर्म्स दो तरह की ओलिगोपोली होती है, एक तो कोल्यूसिव ओलिगोपोली होती है और एक नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली होती है। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग इन कोलिसिव ओलिगोपोली, कोलिसिव ओलिगोपोली के अंदर फर्म्स क्या करती हैं, कार्टेल बना लेती हैं। कार्टेल का मतलब होता है कि एक बी सी डी ये सारी फर्म्स मिलकर प्राइस को क्या करेंगी, फिक्स करेंगी। ठीक है, और जो नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली रहेगी उसके अंदर फर्म्स क्या करेंगी, प्राइस को फिक्स नहीं करेंगी और अपने अकॉर्डिंगली प्राइस कंज्यूमर से क्या करेंगी, चार्ज करेंगी और अपना प्रोडक्ट क्या करेंगी, सेल ऑफ करेंगी। ठीक है क्लास। हाँ जी, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटायर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मुझे आप सब लोग बताइए कि कोई डाउट है किसी को। हाँ जी शुभांगी, किसी टॉपिक में बेटा कोई डाउट। शुभांगी गर्ग। हाँ जी, एनी क्लास एनीबडी हैज एनी डाउट, शुभांगी यश एनी डाउट्स बेटा। आदित्य विपुल, एम आई ऑडिबल। आई थिंक नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज एनी डाउट्स। सो आज हमने मार्केट स्ट्रक्चर, आज हमने पूरा टॉपिक्स क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं हमारे। तो एक क्विकली एक रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स आने हैं हमारे पूरे माइक्रो के एग्जाम में। ठीक है, हमारे पास क्या क्या आना है टोटल सब पूरे सिलेबस में। हमने स्टार्ट किससे करना है अब आपको, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, फिर इसके साथ आपको करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑफ डिमांड करना है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आपको डिमांड फोरकास्टिंग का भी करना है कि किस तरीके से फर्म्स डिमांड फोरकास्ट करती हैं। ठीक है, उसी के साथ फिर आपको करना है यूनिट 3 के अंदर प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, टैक्स इंसिडेंस के साथ करना है ये। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ ये भी टैक्स इंसिडेंस के भी बारे में बात करनी है आपको। ठीक है, फिर आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी, दो लॉज हैं आपके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन
और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, अब इसके साथ इलास्टिक, अब आपका एक इसके अंदर टॉपिक रह गया यूटिलिटी, कार्डिनल और ऑर्डिनल और इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको किसके बारे में पढ़ना है? आइसो क्वांट्स के बारे में पढ़ना है, थियोरी ऑफ कॉस्ट पढ़ना है। इसके बाद अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स। मार्केट स्ट्रक्चर्स को आपने डिटेल में स्टडी कर लेना आप लोग। ठीक है, चारों मार्केट स्ट्रक्चर्स आपके परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोपोली। क्लियर है? ये चारों आप अपने मार्केट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेना। मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको क्या करना है? प्राइसिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन। इसके अंदर शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। ठीक है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर आपको प्राइस डिटर्मिनेशन करना है, और शॉर्ट रन में आपको 4 केसेस आपको डिस्कस करने हैं जो मैंने आपको हर में बनाकर बताए हैं। ठीक है, और साथ ही जो ओलिगोपोली रहेगा उसके अंदर आपका एक ही कर्व बनता है जिसको कहते हैं किंग शेप्ड डिमांड कर्व। उसके बारे में आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है क्लास? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ आवर दिस, क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट या किसी को लग रहा है कि कुछ पूछना है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, यू कैन मैसेज मी, यू कैन ईमेल मी। सर बुला रहे हैं। हाँ जी, तो आपको अगर किसी को कोई डाउट है कि भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी इस तरीके की आपको कोई एरर अराइज हो रहा है तो यू कैन कॉल मी। कॉल मतलब यू कैन ईमेल मी। मैं अपना ईमेल एड्रेस आपको लिख कर दे देती हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में। आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई कैन आंसर ऑल योर क्वेरीज। हाँ जी बेटा, रिकॉर्डिंग आपको आपको एसओएल की वेबसाइट पे मिल जाएगी पूरी की पूरी। ओके शुभांगी, आई विल शेयर इट विद यू ऑल। और कोई डाउट है किसी को, कुछ और पूछना है? शुभांगी मैं शेयर कर देती हूँ, मैं ईमेल पे आपको ना वहां पे डाल दूंगी टीम्स पे। ठीक है, और कोई टेक्स्ट और कोई आप लोगों ने पढ़ा हो उस किसी को कोई और डाउट किसी टॉपिक में? ओके बेटा, एनीबडी हैज एनी डाउट्स? ठीक है क्लास, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे।
वेलकम बेटा।